हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के भूगोल का चौथा चैप्टर कृषि के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। जिसमें पहला ऑप्शन है क नंबर स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन ख है रोपण कृषि, ऑप्शन ग है बागवानी और ऑप्शन घ है गहन कृषि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ख नंबर रोपण कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, इनमें से कौन सी रबी फसल है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है क नंबर चावल, ऑप्शन ख है मोटे अनाज, ऑप्शन ग है चना और ऑप्शन घ है कपास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग चना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है क नंबर दालें, ऑप्शन ख है मोटे अनाज, ऑप्शन ग है ज्वार तिल और ऑप्शन घ है तिल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन क दालें। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें, अथवा चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यह प्रश्न 2013 एनुअल जेक बोर्ड में पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा चाय एक पेय फसल है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्न है। जिसमें पहला है जलवायु। चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। तो ये जो चाय का पौधा है इसको उगने के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बहुत अनुकूल होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग मृदा। चाय की खेती के लिए जल निकास वाली पर्वतीय या पहाड़ी ढाल वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो जो चाय की खेती होती है उसके लिए ढाल वाली ज़मीन चाहिए जहाँ जल जमा ना हो सके, और वहाँ की मिट्टी उसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। तीसरा देखते हैं हम लोग तापमान। चाय के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला देखते हैं वर्षा। चाय के उत्पादन के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा आवश्यक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग पाँचवा श्रम। चाय एक श्रम प्रधान फसल है। चाय की एक एक पत्तियों को हाथों से तोड़ना पड़ता है। तो चाय की जो खेती है यह एक श्रम प्रधान फसल है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होता है और वो भी आदमियों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसे के एक एक पत्तियों को हाथों से तोड़ना पड़ता है, इसलिए सस्ते व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और इसलिए यहाँ कुशल श्रमिक मतलब जिनको काम अच्छी तरह आता है उनकी आवश्यकता होती है, और बहुत सस्ते भी होने चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग प्रश्न, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो इसका उत्तर होगा गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, तो जो गेहूं है वो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसे भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, और इसे भारत के जो उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं वहाँ पैदा की जाती है। भारत में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है। तो जो भारत में गेहूँ उगाने के दो मुख्य क्षेत्र हैं वो है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। तो ये राज्य हैं गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, सरकार द्वारा किसानों के हितों में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। ठीक है, तो इसका उत्तर है किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा के लिए प्रावधान, कृषि खाद्यान्नों पर सब्सिडी, बिजली और उर्वरक जैसे संसाधन, ग्रामीण बैंक
किसान क्रेडिट और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो इसका उत्तर होगा 1960 और 1970 के दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति चलाया गया, जिसके अंतर्गत तकनीक के द्वारा कृषि की जाने लगी। तो क्या हो कि 1960 और 1970 के दशक में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति चलाया गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि कृषि के जो कार्य थे वो तकनीक के द्वारा किया जाने लगा। 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत तकनीक पर आधारित थी। तो उसके बाद क्या गया कि 1980 और 1990 के दशक में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था व्यापक भूमि विकास। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता थी कि इसमें संस्थाएं और तकनीक के द्वारा कार्य किए जाते थे। इसके अंतर्गत उठाए गए महत्वपूर्ण कदम सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा रोग के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ कि इसके लिए सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा रोग के लिए फसल बीमा के प्रावधान किए गए। इसका अर्थ हुआ कि अगर सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या चक्रवात, आग लग जाए या रोग से फसल नष्ट हो तो उनसे सरकार की तरफ से मुआवजा मिलती है। और किसानों को कम दर पर ऋण देने के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां की स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखते हैं लोग प्रश्न, दूसरा नंबर। चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। यह प्रश्न 2009 एनुअल, 2012 एनुअल, 2016 एनुअल, 2019 एनुअल जेक बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है जलवायु। चावल की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। तो जो चावल की खेती है उसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल होती है। तापमान देखते हैं हम लोग। चावल की खेती के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट। मिट्टी दोमट तथा डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो जो दोमट मिट्टी होती है तथा डेल्टा प्रदेशों में जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, वह चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, वर्षा देखते हैं हम लोग। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 10 के भूगोल का चौथा चैप्टर कृषि का प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।